हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपरलेस नॉलेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स और विज्ञान संबंधित कुछ प्रश्नों पे, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपका पहला प्रश्न। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उन 20 क्वेश्चंस का, जो कि 10 क्वेश्चन हम करंट अफेयर देते हैं आपको और 10 क्वेश्चन लास्ट के पर्यावरण आधारित प्रश्न इस समय हम दे रहे हैं, चूँकि आपका सुपर टेट की परीक्षा आने वाली है और साथ ही साथ यूपी लेखपाल की भी वैकेंसी आ रही है। तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत अहम साबित होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो यहाँ पे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: 22 मार्च, 22 मई, 21 जून और 22 अप्रैल। तो यहाँ पे जो सही है वो आपका 22 मई, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। ठीक, अब यहाँ पे चर्चा हुआ है 22 मार्च की। तो मैं आपको बता दूं कि 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे के नाम से जानते हैं, और 22 अप्रैल की चर्चा हुई है तो 22 अप्रैल को हम वर्ल्ड अर्थ डे के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो आपको हम बता दें कि इसकी घोषणा कब हुई थी, जैव विविधता की घोषणा कब हुई थी, जैव विविधता दिवस मनाने की। तो जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा की गई थी, जो कि वर्ष 2000 में 55/201 के माध्यम से की गई थी। ठीक, और आपको बता दें कि इस वर्ष को मनाने सर्वप्रथम मनाया कब गया था। तो सर्वप्रथम 2010 में इसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जैव विविधता का नाम सर्वप्रथम किसने बार दिया। तो आपको हम बता दें कि 1968 में वन्य जीव के वैज्ञानिक रेमंड एफ दसमान ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, और आपको इसमें इसके संरक्षित में बता दें कि इसको जो हम मनाते हैं 22 मई के दिन जो मनाते हैं, इसको जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं, जो कि हम 22 मई के दिन मनाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है: भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत नेपाल और भारत अमेरिका। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के बीच अभी अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया है, जो कि 20 मई 2020 को यह किया गया। ठीक, अब आपको बता दें कि नए प्रोटोकॉल के तहत देश नामित प्रोटोकॉल मार्ग पर परिवहन कर सकते हैं। परिवहन कर सकते हैं मतलब कि आवागमन की सुविधा अब स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा धुबरी भारत और चिलमारी मतलब बांग्लादेश, धुबरी मतलब भारत में और चिलमारी मतलब बांग्लादेश, तो इन दोनों के बीच उथले ड्राफ्ट मशीनीकृत जहाज़ों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। ठीक, अब आगे बताते हैं आपको कि इस कदम से बांग्लादेश और निम्न असम की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इस जो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ है, इसके तहत अब जो है बांग्लादेश और निम्न असम की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। भारत से बांग्लादेश के लिए प्रमुख निर्यात कार्गो फ्लाई ऐश है। यहाँ पे जो प्रमुख निर्यात किया जाएगा बांग्लादेश से और भारत से, वो जो है कार्गो फ्लाई ऐश, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कार्गो फ्लाई ऐश का निर्यात प्रमुख रूप से किया जाएगा। भारत एक साल में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का निर्यात करता है। अब फ्लाई ऐश आपको हम बता दें, फ्लाई ऐश है क्या। तो फ्लाई ऐश यह एक बारीक पाउडर है जो कि तापीय बिजली संयंत्रों में कोयले के जलने से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के किस योजना के अंतर्गत 6.8 करोड़ मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए।
तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 4 ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो बी आपका ऑप्शन सही है। और आपको बता दें कि यह घोषणा कब की गई थी। यह घोषणा 21 मई 2020 को भारत सरकार ने की कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 6.8 करोड़ मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए हैं। ठीक। और इस योजना के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पे इस्पात मंत्रालय या पेट्रोलियम मंत्रालय किसके पास है, तो इस समय जो है वो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी इसके मंत्री हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सिलेंडर वितरित करने के लिए अलग से धनराशि आवंटित की है। ठीक। वित्त मंत्रालय के तहत 16 दिसंबर 2016 से यह शुरू किया गया था इस योजना को। मतलब आपको हम बता दें कि ये जो उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की गई थी, जो कि 16 दिसंबर 2016 से शुरू की गई थी। और इसकी जो है ये कब तक वैध थी, तो ये 31 मार्च 2017 तक वैध थी। मतलब इसका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम था वो 16 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक था। और कोविड-19 के कारण गरीबों को हुए नुकसान को कम करने के लिए इस योजना के तहत हाल ही में इसको अपडेट किया गया है। और इसके तहत जो है 1.7 लाख रुपीस आवंटित किए गए। ठीक है। और ये 26 मार्च 2020 से शुरू किया गया था। इसके तहत जो है जो भी उज्ज्वला योजना के तहत आ रहे हैं उनको जो है कोविड-19 के तहत फ्री में सिलेंडर वितरित किया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस संस्था द्वारा अगप्पे चित्र मैग्ना को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, यूपीटीयू, बीएचयू, एससीटी, आईएमएसटी, आईआईटी कानपुर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, एससीटी आईएमएसटी। ठीक। अब यहाँ पे हम आपको बता दें एससीटी आईएमएसटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक। यह एक संस्था का नाम है। और 20 मई 2020 को इस संस्था ने मैग्नेटो नैनोकण आधारित आरएनए एक्सट्रैक्शन किट अगप्पे चित्रा मैग्ना को लॉन्च किया। ठीक। अब अगप्पे चित्रा मैग्ना के बारे में बता दें तो अगप्पे चित्रा मैग्ना किट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी द्वारा मान्य किया गया है। ठीक। इस किट को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन सीडीएससीओ द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। और यह किट आरएनए को अलग करने के लिए चुंबकीय नैनोकणों की एक नाभिक तकनीकी का उपयोग करता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रथम वैक्सीन का इंसानी ट्रायल सफल किया। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, चीन, भारत और ब्रिटेन। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, चीन, अमेरिका। अमेरिका द्वारा सबसे पहला इंसानी ट्रायल किया गया है, जो वैक्सीन बनाया है उन्होंने। वह वैक्सीन कौन सी है, तो आपको हम बता दें कि वह वैक्सीन जो उन्होंने वैक्सीन बनाई है, अमेरिका ने जो वैक्सीन बनाई है वो है mRNA 1273। ठीक है। उसका उन्होंने इंसानी ट्रायल सफल किया है और इसके तहत शरीर में उम्मीद से अधिक इम्यूनिटी बढ़ी है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया था। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसका परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईआईटी गुवाहाटी ने हाल ही में किस बीमारी के निवारण पर सफलतापूर्वक उपलब्धि प्राप्त की है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, अल्जाइमर, कोरोना, थैलेसीमिया, माइग्रेन। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या है,
तो अल्जाइमर हम आपको बता दें कि अल्जाइमर एक भूलने की बीमारी का नाम है, जिसके वजह से लोगों की याददाश्त चली जाती थी या याददाश्त में कमी आ जाती थी। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसके लक्षण जैसे याददाश्त में कमी आना, बोलने में दिक्कत होना या कोई निर्णय न ले पाना आदि इसकी समस्याएं हैं। ठीक, तो अल्जाइमर की आईआईटी गुवाहाटी ने हाल ही में इसके निवारण को सफलतापूर्वक उपलब्धि प्राप्त की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खादी और ग्रामोद्योग ने अपने किस उत्पाद को विश्व बाजार में बेचने की योजना बनाई? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, कंबल को, चद्दर को, फेस मास्क को और गमछे को। तो ये कोविड-19 के चलते अभी खादी और ग्रामोद्योग ने जो योजना बनाई है उसके तहत जो आपका ये आंसर सही होगा वो है आपका ऑप्शन सी, फेस मास्क को। ठीक, अब आपको बता दें कि यूरोपीय और मध्य पूर्व देशों में खादी उत्पादों की आपूर्ति करने की जो योजना ये बना रहा है, यह क्यों बना रहा है? तो आपको बता दें कि जहां पिछले कुछ वर्षों में खादी उत्पाद लोकप्रिय हुए हैं या जहां जहां खादी उत्पादों की जो है एक्सपोर्ट किया गया था, वहाँ पे जो इनको पसंद किए हैं वो उस देशों में या उन देशों में ये अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए उसके विश्व बाज़ारों में बेचने की योजना बना रहे हैं। तो इसके तहत विदेशों में ये रेशमी व सूती फेस मास्क को निर्यात करने की संभावना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि KVIC मतलब कि आपका ये जो इसके खादी और खादी ग्रामोद्योग ने अभी यह कदम भारत के प्रधानमंत्री के लोकल व ग्लोबल के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के समर्थन पर उठाया था। ठीक, आत्मनिर्भर भारत, हम आपको अपने कई प्रश्नों में आत्मनिर्भर भारत के बारे में बता रहे हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में आप नोट कर लीजिएगा, उसके बारे में छोटी से छोटी भी जानकारी आपको जो भी मिल रही है उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, अब आपको हम इस क्वेश्चन में बता दें कि इस क्वेश्चन के तहत जो है, जैसे खादी और ग्रामोद्योग जो ये विश्व बाजार में अपनी बेचने की योजना बना रहा है, उसके तहत जो भी इनके मास्क बनाए जाएंगे वो सूती और सिल्क के बने होंगे और इसमें पुरुषों के लिए 2 रंग का मास्क और महिलाओं के लिए 1 रंग का मास्क ये बेचने के लिए उतार रहे हैं हमारे बाज़ार में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के चलते अपना रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 0.40, 0.04, 4.00 और 0.35। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 0.40। ठीक, 0.40 की अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो रेट में कटौती की है, जो कि यह पहले 4.40 था, अब यह घटकर 4% हो जाएगा। और वहीं रिजर्व रेपो रेट इसका 3.75 था, जो कि अब घटकर 3.35 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते जो कि रिजर्व बैंक ने यह पहले ही अनाउंस किया था कि वह अपनी 3 महीनों की EMI किसी भी लोन के बकायेदारों से नहीं लेगी, तो वह इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है और फिर से उसने 3 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया है। अब यह अगस्त तक इसका लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं को मंजूरी दी गई? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 22, 23, 26 और 27। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, 26। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने अब तक 127 वस्तुओं को अधिसूचित किया है, जिसके तहत स्थानीय आपूर्तियों को वरीयता दी जाएगी। ठीक, 127 वस्तुओं में से ये 26 वस्तुएं अधिक महत्वपूर्ण हैं और इसको जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है,
और यह सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 के संशोधन के माध्यम से किया गया। आपको एक चीज़ और बता दें कि यह सब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। कोविड-19 के खतरे के कारण भारत के एमएसएमई बुरी तरह से उपक्रम प्रभावित हुए हैं। एमएसएमई क्या है, यहाँ पे आपको ये भी जान लीजिए। एमएसएमई लघु कुटीर एवं माध्यम उपक्रम, इसको हम इस नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, अशोक गुलाटी, हर्ष कुमार भनवाला, गोविंदा राजुलु चिंटला और वैद्य राजेश कुटेचा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी, गोविंदा राजुलु चिंटला। गोविंदा राजुलु चिंटला को कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं, अपने उन 10 प्रश्नों पे बात करेंगे जो कि पर्यावरण आधारित हैं। तो हम बात करते हैं अपने उन प्रश्नों की। तो चलते चलते हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ परीक्षा उपयोगी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एक लाइन में ही आपको जो है मिल जाएंगे। तो इसका आपको अपने मन में ही सोच के इसका उत्तर देना है। तो चलिए हम अब बात करते हैं अपने एक लाइन के प्रश्नों। तो चलिए बात करते हैं अपने हम उन प्रश्नों की जो कि 1 लाइनर हैं। तो आपको इसको सोचना है और उसका फटाफट आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। पहला ऑप्शन है कार्बन चक्र, दूसरा है नाइट्रोजन चक्र, तीसरा है सल्फर चक्र और चौथा है फास्फोरस चक्र। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, कार्बन चक्र। ठीक, इसको अपने आंसर से मिला लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट, अनुक्रमण मतलब सक्सीजन में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पहला है मृदा, दूसरा समुदाय, तीसरा जलवायु और चौथा है जैविक घटक। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो क्या निभाते हैं? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, जलवायु। जलवायु अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है कार्बन चक्र, दूसरा है नाइट्रोजन चक्र, तीसरा है फास्फोरस चक्र और चौथा है उपरोक्त सभी चक्र। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, फास्फोरस चक्र। ठीक, फास्फोरस चक्र कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? भूगर्भ चक्र कहते हैं, रासायनिक चक्र कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं या जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक, अपने उत्तर से इसको मिला लीजिए, जैव भू रासायनिक चक्र। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ में आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन चक्र में, फास्फोरस चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में और कार्बन चक्र में। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो सकता है? यहाँ पे जो आपका उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, कार्बन चक्र में। कार्बन चक्र में सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, पोषण स्तर 4।
इसको अपने आंसर से मिला लीजिए। अपघटक जो होता है वो पोषण स्तर 4 के स्तर का जीव होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? कार्बन पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, जल का और ऊर्जा का। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर है, आपका उत्तर यहाँ पे जो है वो है ऑप्शन डी, ऊर्जा का। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान लगभग होता है 10%, 25%, 70% और 90%। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, 90%। समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान लगभग 90% होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन गैस सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतया कितनी मोटी होती है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर और 20 से 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो सकता है? जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतया कितनी मोटी होती है? तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, 20 से 30 किलोमीटर। 20 से 30 किलोमीटर जीवमंडल के आवरण की परत की मोटाई होती है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। ठीक, तो कल मिलते हैं इसी समय कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद। कि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।